पाकिस्तान जो मुश्किल वक्त था उससे निकल गया। अभी भी जद्दोजहद का और आगे बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। हमने फैसला किया कि हम एक गाय, एक भैंस, 3 बकरियां देंगे। इस तरीके से किसी मईशत तो नहीं चल सकता। उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब जल्द वापस आएगा। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो नहीं मौजूद है या जो खामोश है वो जल्द ही मौजूद भी होंगे, आवाज भी बुलंद करते रहेंगे। जो मर्जी मुहिम चला लें, इमरान खान 5 साल पूरे करने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम रूबरू देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज जनूबी पंजाब गए। उन्होंने वहां ऐलान किया कि मुल्क को मुश्किलात से हमने निकाल लिया है। ताहम वो कह रहे हैं कि कुछ चैलेंजेस अभी बाकी हैं, लेकिन हुकूमत की सिमत दुरुस्त है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में हैं, पंजाब में हैं। उन्होंने आज फिर कहा कि ऐसे हुकूमतें नहीं चला करती। बेरोजगारी बढ़ रही है, मुआशी मसाइल से लोगों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। नून लीग की क़यादत लंदन में है। हुकूमत भी अब तो बात कर रही है। पहले बिलावल भुट्टो जरदारी कहते थे कि मियां शहबाज शरीफ वापस आएं, मरियम नवाज बोलना शुरू करें। आज फवाद चौधरी ने भी कहा कि अपोजिशन लीडर वापस आएं और आकर अपना आईनी किरदार अदा करें। हम मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब हामिद मीर साहब ने, एंकर पर्सन है। मैं हमेशा सहाफ़ी कहता हूँ आपको, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। फहद हुसैन साहब एंकर पर्सन हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। जनाब काशिफ अब्बासी साहब खुद एंकर पर्सन हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। मीर साहब, वज़ीर आज़म साहब आज कहते हैं कि मुआशी मुश्किलात से हम निकल आए हैं। लोग इस बात को नहीं मानते और अगर हुकूमत की बात मान ही ली जाए तो मईशत की सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब अगर $3 अरब निकाल ले या ऑयल डेफर पेमेंट फैसिलिटी विदड्रा कर ले, हमारी मईशत तो बैठ जाएगी। हम वाकई निकल आए हैं मुश्किलात से। आप मुस्कुरा रहे हैं। देखिए प्रजा साहब, जो समझदार लोग हैं ना पाकिस्तान में, वो ना तो इमरान खान साहब की बात से इत्तेफाक करते हैं, ना बिलावल साहब की बात से इत्तेफाक करते हैं, ना ही वो जो शहबाज शरीफ साहब आजकल जो चीज़ बेच रहे हैं ना वो उससे इत्तेफाक करते हैं। तो इस वक्त बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन दोनों पे जो आम पाकिस्तानी है ना उसका ट्रस्ट लेवल बहुत कम हो गया, एतबार बहुत कम हो गया। अब इमरान खान साहब जो हैं वो जब ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाल लिया और हालात ठीक है, तो आपने सुना ये बात तो आप पहले मुस्कुराएंगे फिर रोएंगे। मैं पहले सुनूंगा तो मैं कहूँगा यार इन्हें क्यों हो गया। तो आम आदमी जिसका घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा और सरकारी मुलाजम जो 15-16 तारीख के बाद वो उधार पे गुजारा करते हैं, तो वो सारे जो है ना, देखें बुरा ना बनाए, वो या तो मुस्कुराएंगे जी अपनी किस्मत पे रोएंगे या फिर बुरा भला कहेंगे। जैसे कि अब इमरान खान साहब खुद भी कहते हैं कि जी वो माइक लेके चले जाते हैं ये और अब पूछते हैं लोगों से कि बताएं महंगाई हो गई है, तो लोग कहते हैं हाँ जी महंगाई हो गई है, और उसके बाद फिर हमें बुरा भला नहीं, फिर वो कहते हैं कि पूछते हैं नया पाकिस्तान पसंद आया, तो फिर लोग तो आगे से यही कहेंगे। तो अब इसी तरह बिलावल साहब हैं, वो कहते हैं हुकूमतें ऐसी नहीं चलती। हुकूमतें वाकई ऐसे नहीं चलती जैसी सिंध की हुकूमत चल रही है, ऐसे चलती है हुकूमत। और शहबाज शरीफ साहब जो है अपोजिशन ऐसे नहीं चलती, ऐसे चलती है अपोजिशन। लीडर तो बाहर बैठा हुआ है और पाकिस्तान के इश्यूज पे बात कम होती है। एक ही इशू है, मरियम को बाहर भेजो, मरियम को बाहर भेजो। तो इसलिए इमरान खान साहब बड़े खुशकिस्मत हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं वो बहुत दिगरगू हैं, बहुत मुश्किलात का शिकार हैं पाकिस्तान के आम लोग। लेकिन इमरान खान साहब जो भी कह दें, यहाँ कोई है नहीं उनको चैलेंज करने वाला। बिलावल की कौन सुनेगा लाहौर में, कोई सुनेगा उनकी? कोई भी नहीं सुनेगा। शहबाज शरीफ साहब लंदन बैठे हुए, तो जब तक ये अपोजिशन जो है ये लंदन में बैठी हुई है तो इमरान खान साहब के लिए सतीख है ना। जी फहद साहब, यही बात कि मुश्किलात से मुल्क को निकाली। एक मैंने एग्जांपल सऊदी अरब की दे दी कि सऊदी अरब $3 अरब निकाल दे या सऊदी अरब ऑयल डेफर्ड पेमेंट वाली फैसिलिटी वापस ले ले। हमने अपनी इकानमी को चीन के साथ मुंसलिक किया था, अब चीन में भी मसला बन गया, एक्सपोर्ट का मसला बन गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मसला बन गया। तो मुश्किलात हमारी बढ़ेंगी या कम हुई हैं? नहीं, देखिए मुश्किलात तो प्रजा साहब बढ़ती जा रही हैं हर हवाले से, और मेरा ख्याल है उसमें सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो ये है कि लोगों को इस टाइम कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि मुश्किलात का हल क्या है।
यानी आप ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि एक तरफ तो हुकूमत है, हुकूमत अगर वज़ीर आज़म साहब खुद ये कहते फिर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और मामलात जो है, इकॉनमी जो है उसने बढ़ गई है और ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और कह रहे हैं, तो कौन यकीन करेगा? और जब वो यकीन नहीं करेंगे तो वो पूरा निज़ाम है उसके ऊपर आपका जो एक एतमाद होना चाहिए वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसको छोड़ दें, आप बाकी तरफ आ जाए। पार्लियामेंट में क्या हो रहा है आप देखें, कोई नेशनल जो डिबेट डिस्कशन है उसमें क्या हो रहा है आप देखें कि जो आपकी जो हुकूमत है, तो शर्म आती है पार्लियामेंट में, आप दिए जाते हैं। आप देखें एक तरफ के कौन किस तरह के इश्यूज जो हैं उनसे हमारा सामना है। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले अभी मीर साहब बात कर रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त है, अफगानिस्तान अमेरिका का मुआहदा होने जा रहा है, उसके बाद वहां पे क्या होना है, मईशत के हवाले से कितने सवाल हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जो अरबों रुपए जो है वो ब्लीड कर रही हैं, उनकी रिफॉर्म कैसे करनी है, ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म कर, यानी कोई इशू की कमी तो नहीं है। आप स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज छोड़ें, आज भी वज़ीर आज़म ने कहा कि हर खानदान को एक गाय, एक भैंस और 3 बकरियां देंगे। इस तरह से मईशत चला करती है 22 करोड़ आवाम। आप यही तो है ना कि जब आप मजमूई तौर पर देखते हैं कि हमारे इस टाइम इश्यूज क्या हैं, मामलात क्या है, आम आदमी क्या बात कर रहा है और हमारी कौमी सतह पर क्या गुफ्तगू हो रही है, पार्लियामान में क्या गुफ्तगू हो रही है, ब्यूरोक्रेसी काम करने को तैयार नहीं है, यानी पूरा निजाम जो है वो जिसे एक ट्रैफिक जैम नहीं हो जाता, जैम होने जा रहा है। लेकिन सब कहते हैं जी सब अच्छा चल रहा है, तो ऑब्वियसली ये मामला तो बड़े गंभीर है। एक बात पूछनी थी मैंने, ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हर खानदान को एक गाय और 3-3 बकरियां मिलेंगी, तो 20 करोड़ गायें और 20 करोड़ नहीं बनती, खानदान की बात कर रहे हैं, हर फर्द को नहीं कर रहे, नहीं कहां से ये बकरियां और भैंसें? ये बड़ा सवाल है जो पूछना चाहिए, कहां से आएगी? अब्बासी साहब, एक्सपोर्ट्स के हवाले से आज जो स्टेट बैंक के गवर्नर साहब की स्टेटमेंट छपी है, वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान, इथियोपिया, सूडान और यमन से भी हम उस लेवल पे आ गए, हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। जो इंटरनल हमारा टैक्स रेवेन्यू है वो हमारा टारगेट पूरा नहीं हो रहा। आप क्या कहते हैं, हम वाकई मुश्किलात से निकल आए हैं, मुश्किलात खत्म हो गई हैं हमारी? नहीं, तो मैं इकॉनमी पे बात करने के लिए ज्यादा इक्विप नहीं हूँ। देखिए, हाथ बंदे की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, इकॉनमी बड़ी एक ट्रिकी और टेक्निकल सब्जेक्ट है। जो मुल्क को खतरात हैं हम उनकी बात कर रहे हैं सर। लेकिन मेरा इमरान खान साहब इकॉनमी में बात कर सकते हैं तो काशिफबाजी साहब भी कर सकते हैं। इसीलिए वो बातें करते हैं जो जिसके ऊपर आप सारे बैठ के ठट्ठे लगाते हैं। मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता जिसके ऊपर, लेकिन चले लेट्स लुक एट इट दिस वे। देखिए, मैं जितने इकोनॉमिस्ट से बात की है उनका ख्याल है कुछ स्टेप्स तो ऐसे थे जो लेने थे पाकिस्तान ने, वो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जिसको कहते हैं, वो ट्रेड डेफिसिट कम होना है, और आपने IMF के पास चले गए। लेकिन क्या आम आदमी के मसाइल हैं? बिल्कुल है। क्या वो आज खड़े हुए इकोनॉमी कभी भी साल में ना खराब होती है ना ठीक होती है? ये याद रखिएगा, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। आपका ख्याल है एक्सपोर्ट, कल मियाँ साहब आएंगे एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, या नवाज़रदारी साहब आएंगे या इमरान खान साहब आएंगे तो बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी की शक्ल देख के एक्सपोर्टर्स कहेंगे हाँ ये प्राइम मिनिस्टर आ गया, लेट्स स्टार्ट एक्सपोर्टिंग। एक पूरा प्रोसेस का नाम है, ये प्रोसेस था ही नहीं कभी। जरदाद मियाँ, पीपल्स पार्टी 25 अरब के ऊपर एक्सपोर्ट छोड़ के गई थी, PMLN के 5 साल में वो 19 अरब पे आ गया। इसको ये बड़ा मुश्किल से आपको अपने जो फैक्ट्री ओनर्स हैं या हैवी इंडस्ट्री है उसको लगाना पड़ेगा, उनको इस बात पे कायल करना पड़ेगा कि हमने एक्सपोर्ट करना है। यही तो जो आप कहते हैं ना, कायल करना पड़ेगा। कहा जाता है कि उनको एतमाद नहीं है, उन्होंने पैसा भी होल्ड कर लिया, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं। इवन हमारे अपने पाकिस्तानी इन्वेस्टर वो नहीं इन्वेस्ट कर रहे, वो अपना पैसा मार्केट, क्योंकि आपकी ज्यादा मार्केट तो बांग्लादेश चली गई थी ना। आपको याद होगा पिछले 5, 7, 8 साल में जब बांग्लादेश के पास वो स्टेटस आया जो पाकिस्तान के पास आया है, लेकिन आपके जिन लोगों के पास पैसा था, लोकल डोमेस्टिक आपका जो बिजनेसमैन था, वो अपनी फैक्ट्री उठा के बांग्लादेश ले गया था। लोकल बेटर मार्केट, चीपर, आपके पास बिजली थी, वहां पे एनर्जी रिसोर्सेज पूरे थे। आज फाद साहब ने भी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की बात की है। सर, हमारा मसला इससे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम आज से 5-7 साल पहले से, 10 साल पहले से बहस पाकिस्तान में हो रही है कि $5 अरब, उस वक्त 500 अरब रुपए इनको फ्लोट रखने, इनको चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि स्टेट को देना पड़ता। अब तो 450 अरब से बिजली का सर्कुलर डेट था लास्ट ईयर। 1 साल का सर्कुलर डेट 456 अरब रुपए था, जो अब कम करके कोई कहता है कि 350 पे आ गया, कोई 340 आ गया। 160 अरब आपका गैस का, ये उस सबसे अलग है जो 500 अरब आप इन कॉर्पोरेशंस को देकर इनको चले। अब लगता है ऐसा है कि इन सारे मुल्क को चलाने के सब्सिडीज देने में 1000-1200 अरब रुपया स्टेट का चाहिए। स्टेट शुरू होती है जिस वक्त आपने
एनएफसी कर दिया, फौज के पैसे दे दिए, डेट सर्विसिंग कर दी, बचता ही कुछ नहीं है फिर। 600 अरब पिछले साल माइनस से शुरू हो रही थी जब ये गवर्नमेंट, जब पिछला बजट हुआ था, पिछले साल की बात कर रहा हूं, 600 अरब माइनस से हो रही थी, 1200 अरब आपने सिर्फ इन चीजों के देने। आप सोचें इस मुल्क की मईशत अच्छी नहीं है और ये कोई आज से खराब नहीं है, इसके ऊपर बड़ी सीरियस बहस करने की जरूरत थी। मसला क्या जो आप सारे बात कर रहे थे ना, ये महंगाई की बात हुई पार्लियामेंट में, हमने पार्लियामेंट की डिबेट देखी थी, ये इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला इस वक्त। अब देखें बहस क्या हो रही थी, किस किस्म की बिलो द बेल्ट रिमार्क्स एक्सचेंज हो रहे थे उस असेंबली में, जिसपे बैठकर यह फैसला करना चाहिए था कि इस मुल्क को लेकर कैसे जाना है, इस मुल्क के मसाइल क्या है। मेरा नहीं ख्याल है, देखें इमरान खान साहब ने 5 साल में अपने पॉपुलर पॉलिटिक्स वो जो हमने देखा पिछले 5 साल में कि जनाब बिजली गलत महंगी हो रही है, गैस गलत महंगी हो रही है, पॉपुलर पॉलिटिक्स थी ना। उन्होंने एक ऐसी चीज, उन्होंने कहा जो हुकूमत करे उसके खिलाफ बयान दे दो, नथिंग इज चेंजिंग इन पाकिस्तान। हम पॉलिटिक्स करना चाहते हैं सारे, हुकूमत में कोई आएगा उसको गिरा लो, हम आएंगे तो देखेंगे। और पार्लियामेंट के हवाले से तो वो किसी ने सही कहा है ना कि कायदे ऐवान भी ऐवान में नहीं आते और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ भी ऐवान में नहीं आते। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मईशत हो या मुआशी इस्तेहकाम हो, उसके लिए हमेशा कहा जाता है कि सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, वहाँ भी तो हर्डल नज़र आ रही हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे मुख्तलिफ सियासी जमातें क्या किरदार अदा कर रही हैं। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं। हामिद मीर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी मसलसल आवाज़ें दे रहे हैं कि मरियम बीबी आप बोलें, मियाँ साहब मियाँ शहबाज शरीफ आप वापस आएँ। उनकी बात तो नहीं सुनी, आज फवाद चौधरी ने भी उनको दावत दे दी कि मियाँ शहबाज शरीफ आप वापस आएँ। बहुत सारी बातें आप जैसे पहले फरमा रहे थे कि बातें इस हवाले से बहुत सारी हो चुकी हैं, अब तो अवाम नहीं सियासी लीडर्स उनको बुला रहे हैं। आपने इस अपने एक सवाल के अंदर एक नाम लिया है फवाद चौधरी। जी जी, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो आपके साथ भी कर रहे थे, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, फवाद चौधरी मैंने पूरा प्रोग्राम देखा। फवाद चौधरी साहब आजकल जो गुफ्तगू कर रहे हैं, इमरान खान साहब को चाहिए कि उस पर गौर करें, फिर वो कभी ये नहीं कहेंगे कि हम मुश्किल दौर से निकल गए हैं। फवाद चौधरी साहब आजकल पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी ये जो चीनी और आटे का बहरान था ना, इसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत है, और अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो मैं चीफ सेक्रेटरी को उड़ा देता। और ये वज़ीर आज़म साहब जो है ये पता नहीं क्यों लाहौर जाके तो पंजाब सूबाई हुकूमत को डिफेंड करते रहते हैं। ठीक है, तो अब ये मैंने आपको मिसाल इसलिए दी है। फवाद चौधरी तो वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ भी खुल के बात कर गए थे ना, उन्होंने कहा था हटा दिया जाए, ये गवर्नमेंट बिल्कुल नाकाम हो गई है, फेल हो गई है। ये मैंने इसलिए आपको ये मेंशन किया है, बीच में से आपके सवाल में से मैंने एक बंदा पकड़ लिया है। ठीक है, कि हुकूमत को जो खतरा है ना अपोजिशन से नहीं है, हुकूमत को खतरा अपने आप से है, इन लोगों से है जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, घर के बेदी हैं, और हुकूमत के जो ब्लंडर्स हैं वो कौम के सामने लेके आते हैं। जैसे कि अली जैदी साहब जो है, उन्होंने बताया कि जी ईसीसी जो है उससे पूछे बगैर ही किसी ने गंदम की इंपोर्ट का ऐलान कर दिया, और पहले पिछले साल अक्टूबर में कहा कि बाहर भेज दो, एक्सपोर्ट कर दो, और अब जो है वो ईसीसी से पूछे बगैर इंपोर्ट का ऐलान कर दिया। तो वाकई जो है ना ये इस तरह फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं चलती। तो इमरान खान साहब जो है वो छोड़े बिलावल क्या कह रहा है, छोड़े शहबाज शरीफ क्या इमरान खान क्या करें, नंबर उनके पास कम है, थिन मेजॉरिटी है, 4-5 बंदों का फर्क है, फिर अपने बंदों के खिलाफ तो एक्शन नहीं ले सकते। नहीं, वो मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान जो बिलावल और जो शहबाज शरीफ लंदन से बैठ के जो ट्विटर पे बयान जारी करते हैं ना, और मरियम औरंगजेब सिडनी में बैठ के जो बयान जारी करती हैं, छोड़ें इनको, ये ऑपोजिशन को छोड़ दें। वो जो उनके अपने ही गवर्नमेंट के अंदर, अपनी काबीना के अंदर जो उनके कुछ मेंबर्स हैं जो बातें, उनको गौर से सुने। वो काबीना के अंदर मसलन अब जो कैबिनेट की मीटिंग थी कल, आपको पता है कि उसमें एजेंडे पे जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल था। डॉक्टर शीरी मदारी साहबा जो है उन्होंने वो बिल जो है वो कंप्लीट करके भेज दिया हुआ, उसको कल डिस्कस होना था, वो नामालूम तरीके से वो एजेंडे से गायब हो गया। इसी तरह एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये एक सोशल मीडिया रेगुलेशन पे बड़ी डिस्कशन हो रही है, एक रूल पे, नॉट लॉ, एक रूल है। वज़ीर आज़म साहब ने पूछा यार ये बड़ी सोशल मीडिया पे बहस हो रही है, ये किधर से आया? उनको बताया गया जी इसका तो नोटिफिकेशन हो गया। नोटिफिकेशन किस तरह हो गया? उन्होंने कहा जी ये तो कैबिनेट से मंजूर हुआ था। उसने कहा कैबिनेट से कब मंजूर हुआ था? इस पर डिस्कशन ही नहीं हुई। उन्होंने मीटिंग मिनट्स निकाल के दे दिए जी कैबिनेट के ये मंजूर हुआ था जी, वो उस दिन हुआ था, हम किसी और आइटम पे बहुत ज्यादा बात तो हो गई थी, तो बाद में फिर जो है ना ये अप्रूव हो गया था। इस पर डिस्कशन नहीं हुई। ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने फिर वज़ीर आज़म ने पता क्या कहा, ये नहीं हो सकता,
ये जो रूल लगाया गया ये नहीं चल सकता। तो उन्होंने कहा सर इस पे फिर बात कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे बात इस पे। और भी उसकी जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वजीर आजम को इल्म ही नहीं था, काबीना में डिस्कशन के बगैर कुछ अप्रूव हो गया? बगैर कुछ अप्रूव हो गया जी। और वजीर आजम ने कहा कि ये फिर इस पर डिस्कशन सही नहीं हुई तो इस पर बाद में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, ऐसे ही चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये अच्छी बात है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि छोड़े बिलावल क्या कह रहे हैं, छोड़े शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं, वो तो जो भी कह रहे हैं वो अपने जाती मामलात के लिए, जाती इंटरेस्ट के लिए बात करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में बात नहीं करते। तो इमरान खान साहब भी जिस तरीके से हुकूमत चला रहे हैं वो ठीक नहीं है। अब उसको ठीक तो करना है, तो अपोजिशन तो सही चीज पॉइंट आउट नहीं कर रही। तो ये जो फवाद चौधरी पॉइंट आउट कर देते हैं, अली जैदी साहब को भी पॉइंट आउट कर देते हैं, कुछ कैबिनेट के अंदर बहुत से लोग को बका है, तो इनकी बात सुन लें, आपकी बात सुन लें, फवाद साहब की बात सुन लें, काशिफ अब्बासी साहब की बात सुन लें। ये एक पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट चीज है कि सुने। और प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में कहा जाता है कि वो सुनते शायद थोड़े कम है और बोलते ज्यादा है। तो मेरा ख्याल है ये भी एक वजह है शायद कि थोड़ा सा देखें आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, कुछ ऑब्जर्व करें। जो मीर साहब बात करें ये तो उनको बाईपास करने वाली बात है। उनको पता ही नहीं है, काबीना में डिस्कशन नहीं हुई, काबीना के नाम से कहा गया कि अप्रूव हो गया। नहीं, काबीना देखिए बाईपास मेरा नहीं ख्याल बाईपास नहीं हुआ, टेंशन हुआ तो उसके थ्रू ही है। मैं वो बात करूँ ना कि अगर आपने एक मुल्क को चलाना है तो उसके लिए एक तरीके से काम करना जो है वो जरूरी है। उसमें जो आपकी टीम के मेंबरान हैं उतनी उनकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो वज़ीर आज़म साहब की है। भाई आपकी क्या तरजीहात हैं, आप कितने, आपको जो मामलात हैं उनको आप कितने बाखबर हैं, आपको कितनी सच्ची तस्वीर दिखाई जा रही है, आप कितने उन इश्यूज की गहराई में जाके उनको समझ पा रहे हैं। नहीं, जब वज़ीर आज़म साहब खुद कह दें कि जी मैंने तो टीवी पे देखा कि डिवैल्यूएशन हो गई है रुपये की, जब वज़ीर आज़म खुद कहें कि वो नवाज शरीफ को जब मैंने देखा हज़ारा मोटरवे पे खड़े थे ना, कहने लगे कि मुझे जो रिपोर्टें दी गई और जो मैंने देखा उसमें तो मुझे तो फर्क नजर आ रहा था, फिर इस फिनोमिनन को हम क्या कहें? आप ये बताएं जी। सच्चा आदमी है यार, सच बोलता है जी बात। लेकिन देखिए सच बोलने के साथ साथ मेरा ख्याल है वैसे बड़े डिफरेंट फिनोमेना है। देखिए ये तो कोई नहीं कह सकता ना प्राइस साहब कि वज़ीर आज़म के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। हम सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, होनी चाहिए, सुलन होनी चाहिए, ये बात है ना, ये बात है ना कि होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन को लेना, उसको ऑब्जॉर्व करना, उसको फिर अपना ज़हन बनाना कि अब मैंने इसके साथ क्या करना है, ये कोई इतना आसान काम तो नहीं है। मेरा ख्याल है थोड़ा सा अगर वज़ीर आज़म साहब जो है, ये सही कह रहे हैं मीर साहब, इधर उधर की चीजों को छोड़ें, देखें कि मुल्क में क्या हो रहा है और क्या करना क्या है, फोकस कर लें। अब्बास साहब प्रॉब्लम क्या है, ये मेरी बात भी सुन लें। यानी ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, अपोजिशन भी तकसीम है, अपोजिशन एक दूसरे के साथ बैठ नहीं रही। मौलाना फजलुर रहमान कह देते हैं कि इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, फिर तो शेख रशीद की बात भी तो ठीक लगती है ना कि इमरान खान ही रहेंगे, उनको कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान में ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कौन कितना अर्सा रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? इमरान खान साहब की प्रॉब्लम किसे का? इमरान खान साहब ने 2 कमजोर चीफ मिनिस्टर लगाए, ये सोच के कि सेंटर पे बैठ के मैं दोनों सूबे चला लूंगा। उनको अब एहसास हुआ होगा कि प्राइम मिनिस्टर का अपना काम इतना है, वो 2 सूबे साथ कैसे चलाएंगे। अब पंजाब को चलाना, पंजाब जैसे सूबे को चलाना इन द प्रेजेंस ऑफ उस्मान बुज़दार, जहां पे कंप्लीट लैक ऑफ गवर्नेंस, ऐसा लगता है कि कोई लीडरशिप है ही नहीं। आप अगर ब्यूरोक्रेसी से बात करें पंजाब की, कहते हैं यहां तो समझ नहीं आ रहा कि है क्या। फिर मियां शहबाज शरीफ की याद आ रही है लोगों को? नहीं, वो आपको मैं ये तो नहीं कह सकता लोगों को याद आ रही है। देखिए यू कांट से, देखिए लोग कोई भी परमानेंट नहीं होते। ये नहीं हो सकता कि एक आदमी क्योंकि वो एक अच्छा है तो सारी उम्र उसी को रहना चाहिए। रिप्लेसमेंट्स होती है, लोग डिफरेंट आइडियाज के साथ आते हैं। इसीलिए एक कंपनी बहुत तरक्की करती है किसी एक की लीडरशिप में, लेकिन कुछ अर्सा बाद जब स्टैग्नेंट हो जाती है उसको उठाते किसी और को ले आते हैं फ्रेश आइडियाज के लिए। मैं ये नहीं कहता कि किसी एक आदमी को किसी जगह बिठा देना चाहिए, कोई शहबाज शरीफ, कोई इमरान खान, कोई नवाज शरीफ को जरदारी। बट खुद वजीर आजम तो उस्मान बुज़दार की अब भी तारीफ कर रहे हैं। आपको याद है उन्होंने कहा था ना कि आप अपने अच्छे कामों की तशहीर किया करें, आप अच्छे काम करते हैं, लोगों को पता नहीं चलता। मैं यही कह रहा हूं, यही मसला है। मसला एक कमजोर लोग बैठे हैं, उधर गवर्नेंस नहीं है। इमरान खान साहब की एक पुरानी मीडिया की स्ट्रैटेजी है कि इतना कहो, जब कहते जाओगे तो लोग मानना शुरू करना हो जाएंगे। सो उनको ये तो इस बात का तो उनकी अपनी पार्टी उनसे कह रही है। जब शेख रशीद बोल चुके, फवाद चौधरी बोल चुके, हर आदमी जो बोलता है पंजाब की हुकूमत पर कहता है गवर्नेंस नहीं है, पंजाब नहीं चल रहा। इमरान खान साहब यहां से पंजाब चलाने की कोशिश करेंगे, वो उनसे नहीं चलेगा। आपको पता है पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को ऑर्डर्स पीएम हाउस बुला के दिए जाते हैं। उनको यहां बुला के कहा गया आपने किसी सियासतदान उस्मान बुज़दार की बात नहीं सुननी, चीफ सेक्रेटरी और आईजी को, आईजी पंजाब को।
जब आप यहां बैठ के उसको भी चलाने की कोशिश करेंगे, यहां बैठ के केपी भी चलाने को, और ये भी नहीं हो पाएगा, इस इतना कोई नहीं कर केपी सकता। के लिए तो अपने 2 बंदे फारिग कर दिए, आतिफ खान, शाहराम तारकई, वो रहे, वो तो फाउंडर हैं पीटीआई के। फाउंडर्स नहीं है, शाहराम तो केम, वो पहला इलेक्शन तो अपने कितना कंट्रीब्यूशन है। हाँ, क्या कंट्रीब्यूशन है? 2010 में आए थे पीटीआई जब बनी थी पीटीआई में, वो काशिफ साहब बात पूरी 2010 में आए थे आतिफ पीटीआई में। शाहराम तो पहला इलेक्शन है 2013 का, वो अपनी पार्टी के टिकट पे लड़के, वो उनका एक फ्रंट था जो जीता था, वो तो जम हुए हैं 2 साल बाद पीटीआई में। 4 सदा वाला जो तरक्की फ्रंट जो बना था, उस फ्रंट ने 2015 या 16 में पीटीआई में शामिल हुए। मतलब ये परफॉर्मेंस अच्छी थी, उनको साथ ही रहे हैं इमरान खान के, परफॉर्मेंस के तौर पे किया गया था। बट दैट बीइंग सेड, देखिए आपको ये मसले भी, चलो ये तो पार्टी मसाइल है, ये तो चेयरमैन नहीं हल करते अगर पार्टी के अंदर लड़ाई हो जाए, बट आप यहां बैठ के केपी नहीं चला सकते, यहां बैठ के पंजाब नहीं चला सकते। आज अगर पंजाब बेहतर चल रहा होता, पंजाब की तारीफें हो रही होती, क्या हम बैठकर यही बात कर रहे होते? नहीं कर रहे होते। पंजाब मैटर कर रहा है। 30% अगर 40% परफॉर्म कर जाते पंजाब में, आपके सेंटर से प्रेशर उतर जाना था बहुत सा। होता क्या है, जब कुछ नहीं चल रहा होता तो सारी चीजें स्टैंड आउट करनी शुरू। अभी भी तो ज्यादा प्रेशर पंजाब का ही आ रहा है। मुझे ब्रेक लेना है नादरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम इसी सियासी सूरत हाल के हवाले से अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। क्या ऑप्शंस हैं क्या हमारे पास, मुल्क के पास, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नादरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं। मीर साहब, ये भी एक तासर है और बड़ा स्ट्रॉन्ग तासर है कि जी गवर्नमेंट जैसी भी है, इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मुल्क में, तो लिहाजा यही कंटिन्यू करेंगे। नहीं, ये तो तासुर पता नहीं किसने दिया आपको। ऑप्शन तो हर वक्त रहती है और ऑप्शन बहुत सी हैं। विद इन पीटीआई भी कम से कम 3 ऑप्शन हैं। यानी इन पे काम हो रहे हैं? हम बड़ी देर से हो रहा है। अच्छा। आपको भी पता है, ऐसे मेरे से पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, वो ये जो मामलात है ना, ये मामलात जो हैं, ये पाकिस्तान में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी वक्त कोई भी जो है वो फॉरेन फंडिंग केस में कुछ भी हो सकता है। तो यानी एक एग्जांपल आ गई फॉरेन फंडिंग केस वाली, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपके सामने जब आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, रोजाना की बुनियाद पर बाकायदा स्पेशल ट्रांसमिशन होती थी कि जरदारी साहब गए 5 साल तो पूरे किए इन्होंने। नहीं, तो जरदारी साहब तो नहीं ना गए, तो लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब तो गए ना, और फिर राजा परवेज अशरफ साहब आए, और फिर जो है वो नवाज शरीफ साहब गए और उनकी जगह पे शायद हकार नवाजी साहब आए। तो पार्टी की हुकूमत ने मुद्दत पूरी की, असेंबली ने मुद्दत पूरी की, लेकिन 2 प्राइम मिनिस्टर थे। दो तो हो सकता है वो अब हैट्रिक हो जाए कि पार्टी की हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करे, पार्लियामेंट भी मुद्दत पूरी करे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर 2 या 3 हो जाए। नहीं, लेकिन जब अगर फॉरेन फंडिंग की बुनियाद पे आता है तो फिर तो पार्टी पूरी गई ना, फिर तो कोई नहीं बचेगा। अगर पार्टी, जिस पार्टी के टिकट पे ये लोग इलेक्ट होके आए, वो तो सारी पार्टी गई। यही तो आप देखें ना, जरा निकाले ना रिकॉर्ड सारा। पार्टी का जो टिकट है उस पर जो डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं वो इतने ज्यादा नहीं है। वो बहुत से लोग जो है वो जीत के आए थे इसमें, तो वो उस टिकट पे नहीं आए। ठीक है। नहीं, जो ऑप्शन बच रहे हैं, जिनकी 2-3 की आप बात कर रहे हैं, वो तो पार्टी 2-3 नहीं है, वो बहुत है। बहुत है, वो बहुत है। और ये आप दुरुस्त कहते हैं। इस पर ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बहस है कि एक बंदा डिस्क्वालीफाई होगा जिसने साइन किए, बिल्कुल, या पूरी पार्टी डिस्क्वालीफाई होगी। इस पर मैंने बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के साथ बात की है। इस पे ओपिनियन डिवाइडेड है। तो इसमें हमें यह देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है, ये मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में पार्टी फंडिंग केस वाकई इतना सीरियस है, क्योंकि अगली कोर्ट में चैलेंज हो जाएगी इलेक्शन कमीशन के ऊपर। अगर ये सीरियस ना होता, कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, अगर ये सीरियस ना होता तो ये पीटीआई जो है ये उस पे स्टे लेने की कोशिश करती, ये उसको दबाने की कोशिश करती, उसको छुपाने की कोशिश करती। इन्होंने जितना उसको दबाया है, जितना छुपाया है, उससे इस जो पूरा केस है, इसकी पूरी सरारियत में, इसकी मिस्ट्रीज में बड़ा इजाफा हो गया है। तो आप इमरान खान साहब जो है ना, वो जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, वो बड़े खुले डुल्ले, बड़ी सीधी बात करने वाले आदमी हैं। तो उस जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी जो है वो भी छुपने की कोशिश कर रहा है, स्टे लेता है, टेक्निकलिटी में वो चाहता है कि इस पे इसकी हेयरिंग ही ना हो, उधर चैलेंज किया जाए, उधर चैलेंज कर दिया। ये जो तासर जिसकी मैं बात कर रहा था, हुकूमत बचा रहे हैं, हुकूमत हुकूमत है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और सारा लीगल है। ये भी नहीं है कि कोई इलीगल काम हो।
फाद साहब, ये जो तासर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हामिद मीर साहब को पता है मैं किस तासर की बात कर रहा हूँ, कि ऑप्शन कोई नहीं है। और जी चूंकि खुद इमरान खान जो उन्होंने कहा कि मैं ईमानदार आदमी हूँ, इसलिए मेरे कोई मुखालिफ नहीं है और मैं कंटिन्यू करूंगा। देखिए भाई साहब, ऑप्शन तब तक नहीं है जब तक जो दूसरे ऑप्शन हैं उनके साथ कोई डील ना हो जाए। जब तक वो डील नहीं हो रही तब तक ऑप्शन नहीं है। कल को डील हो जाएगी, वो पंजाब के लिए हो, वो सेंटर के लिए हो, वो नए इलेक्शंस के लिए हो, वो इन हाउस चेंज के लिए हो, वो जब भी हो, तो ये अगर मेरा ख्याल है हुकूमत अगर ये आर्गुमेंट दे रही कि जी हम सेफ हैं क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है, तो ये मेरा ख्याल है वो एक बहुत बड़े अपने एक डिल्यूजन में रह रहे हैं। हाँ, वो ये जरूर आर्गुमेंट दें कि जी क्योंकि हम काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये तो वैसे ही बड़ी एक डिफेंसिव पोजीशन है ना कि और वो खिलाड़ी है नहीं इसलिए हम खेल रहे हैं। वो खिलाड़ी एकदम पैदा हो जाएगा, और आप भी जानते हैं कि वो खिलाड़ी पैदा करने के लिए काम हो रहा है, बातचीत हो रही है। एन मुमकिन है कल ना हो, परसों काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बातचीत हो रही है इसमें नए खिलाड़ी पैदा करने के लिए, नए खिलाड़ी या पुराने खिलाड़ियों से कोई रिश्ता जो है जो टूट गया था उसको कायम करने के लिए कुछ बातचीत हो रही है। जब तक कुछ नहीं, एन मुमकिन है 3 साल ना 4 साल ना हो, लेकिन ये कहना यानी इस हुकूमत का कि जी हमारी स्ट्रेंथ ये है कि कोई और है नहीं, मेरा ख्याल खाम ख्याली है। जी मेरा यही सवाल है। 6 महीने पहले तक ऑप्शन नहीं था। जिस डील की हम जैसे ये फरमा रहे हैं, जैसे फरमा रहे हैं ना, मैं वही आपसे सवाल कर, कभी कभी अंदर की बात बताता है, उससे पूछ लो, वो बताने लगा। जी बताने लगे। देखिए, एक तो अभी हुकूमत जा नहीं रही है। अगर कोई ये कह रहा है कि अभी जा रही है तो मुझे नहीं लगता। अभी को कितना डिफाइन करें? देखिए, अभी तो फिलहाल नहीं, इसको फिलहाल तक फिर भी क्योंकि अभी तक हालात ठीक है, और दोनों जो दूसरी साइड पे लोग बैठे हैं वो भी तक कह रहे हैं हाँ ठीक चलने दें इसको। लेकिन आज से 4-6 महीने पहले तक ऑप्शन नहीं था, अब आ गए। सर आप तो इस तरह सरप्राइज हो रहे हैं जिस तरह ऐसी चीज है जड़ी हो गई है तब पता नहीं लग गया। ताड़ा ख्याल है एवं लोग लंदन चले गए, एवं लोग जाती उम्र खामोश बैठे ने की कर दो कि दुनिया जरा सो वो सारी ये काम उसी तरफ हो रहा था। किसी ने लाके अपने आप को खड़ा कर दिया कि सर अगर ए नहीं तो फिर असी तैयार है सर। तो जो जिन लोगों से आपको तकलीफ है वो उन लोगों को कुछ कर लेते हैं तो खामोश भी करा देते हैं, तो बाहर भी भेज देते हैं, वो लाइन में आके सामने खड़े हो गए। और अब फैसला करने की बात है, जब भी ये फैसला होता है या नहीं होता, कब होता है नहीं, लेकिन ये तो देखे ना, एक हम लोगों के लिए मेरे जैसे आम लोगों के नफ्स के साथ खेलना है ना कि जी फैसला करना है कब करना है। हमने पैरेलल एक स्टेक होल्डर आ गया, कमजोर नहीं है, फिक्र ना करो, नॉट प्लेइंग विद योर नर्व्स। अगेन टाइम की बात है, पहले आज से 4 महीने पहले तक शायद इस हुकूमत को लग रहा था क्योंकि ऑप्शन कोई नहीं है, सो इसलिए एक उनका तरीकाकार कुछ और था। फिर ये सारा कुछ हुआ है एंड नाउ एवरीबडी रियलाइजेस, ये मैसेज हर तरफ चला गया है कि ऑप्शन है। तो ये खुदा कॉज्ड दिस इंप्रेशन कि ये जो मैसेज आया, क्या वजूहात हुई, क्या परफॉर्मेंस की वजह से मायूसी हुई या कुछ और फैक्टर्स आ गए? देखिए, एक तो सीएम पंजाब के ऊपर एक मसला काफी सर मैं देख रहा हूँ आप ये मसला शुरू सीएम पंजाब से हुआ था और काफी अरसे से चल रहा था। सीएम बदलना चाहते थे, वो कहते हैं कि जब तक परफॉर्मेंस देखें, एक बार याद रखिएगा इस हुकूमत की कामयाबी इमरान खान की कामयाबी, इस हुकूमत की नाकामी किसी और की नाकामी। ये दोनों सीधी बात। काशिफ बाजी साहब आपको आई विटनेस अकाउंट बता रहे हैं, सीधी बात। मेरी कल्ली आई विटनेस नहीं है वैसे। देखिए, इसमें साहब एक चीज और है, खान साहब को जो आज बैठे हैं वजीर आजम, उसके पीछे कम से कम 2 वजूहात थी। एक ये कि जो शरीफ थे वो लड़ने पे तो लाए थे, उन्होंने कहा था यार इनसे तो काम नहीं हो सकता। दूसरा ये था कि ये शायद वाकई में जो इन्होंने बड़ी बातें की हैं तो आके इस माशरे को, इस इकॉनमी को, इस मुल्क को ठीक कर देंगे। अब वो दोनों चीजों में से इस वक्त मौजूदा हालात में कौन सी वैलिड है? शरीफों के साथ अगर कोई झगड़ा था तो अब तो वो झगड़ा उस तरह नजर नहीं आ रहा, और दूसरी तरफ एकदम सारा कुछ ठीक होना था, वो उल्टा हो गया। तो जो बुनियादी वजूहात थी अगर वो ही कमजोर पड़ गई हैं तो फिर आप खुद फैसला कर लें कि आप फिर क्या होगा। एक छोटी सी बात जी प्लीज। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की हम बड़ी इज्जत करते हैं, बट वो दोनों इररेलेवेंट हैं। नून लीग रेलेवेंट है, शरीफ ब्रदर्स इररेलेवेंट है। और जो बात काशिफ बाजी साहब ने कही है ना कि 6 महीने पहले कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने एक बहुत अहम बात की है जी कि मसला सारा चीफ मिनिस्टर पंजाब पे है। अगर आज इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो अपने 5 साल पूरे करें और ये हुकूमत वाकई
पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करे। और हम बहुत से लोग मेरे समेत ये चाहते हैं कि ये हुकूमत अपना टाइम पूरा करे। सिर्फ छोटा सा काम करना है इमरान खान साहब, छोटा सा काम। उस्मान बुज़दार साहब जो है, नहीं आटा महंगा, कोई उस्मान बुज़दार ने काबीना में ईसीसी का फैसला किया। आटे के जो गोदाम है कहाँ छापे मारे जा रहे हैं, पंजाब में मारे जा रहे हैं, और सिंध में भी मारे जा रहे हैं। छोड़ देना, मुझे छोड़ देना। वो फवाद चौधरी साहब जो है वो अपने उनके वजीर हैं, वो कहते हैं ये गंदम का क्राइसिस जो है ये पंजाब हुकूमत की मिसमैनेजमेंट की वजह से सेक्रेटरी पे मैंने आपके शो का हवाला दिया। चीफ सेक्रेटरी कौन है? जिनको कहा गया कि जी आपने किसी की कॉल ही नहीं सुननी। हाँ, तो मसला पंजाब है ना, मिसमैनेजमेंट है ना। चीफ सेक्रेटरी क्यों आया? इसलिए कि किसी का ख्याल है कि ये उस्मान बुज़दार जो है ना ये मामला ठीक नहीं कर रहा वो। और आपको जो है ना, आप शहबाज शरीफ साहब को इतना याद ना करें। उस्मान बुज़दार साहब ने ऐसे बहुत से काम किए जो शहबाज शरीफ साहब करते रहे हैं और मीडिया में डिस्कस नहीं होते, क्योंकि मीडिया पे बड़ा असर और सूख था शहबाज शरीफ साहब का। उस्मान बुज़दार उनसे 2 हाथ आगे निकल गया है। ये आप अच्छे कामों की बात कर रहे हैं, मैं खुफिया सरगर्मियों की बात कर रहा हूं। ओके, बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, आप तशरीफ ले आए। फाद हुसैन साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले आए। काशिफ अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले आए। नाज़रीन, इन मेहमानों की बातें आपने सुनी, मैं खुद इनसे सीखता हूं इनकी बातचीत सुन के। उम्मीद है कि हम आने वाले हालात के बारे में कुछ रोशनी डाल सकें। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।